फाउंडेशन एक्सप्रेस में हमारे सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आइए आज हम लोग आधुनिक भारत सीरीज पार्ट 2, इसके पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे। आज हम लोग आधुनिक भारत सीरीज पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। उसी राष्ट्रवाद को आगे लेके हम आए हैं और भारत में राष्ट्रवाद टॉपिक में इल्बर्ट बिल, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बंगाल विभाजन जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों ने नज़र रखा था। आज हम कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर नज़र रखेंगे, जैसे अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और 1857 का तत्कालीन कारण जो भी, और ये ऐसा विद्रोह हुआ था जो कि राष्ट्रवाद में एक अहम भूमिका निभाया। आज वो तमाम बिंदुओं पर हम नज़र रखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये मेरा प्रॉमिस रहेगा कि आपको हर टॉपिक को हम समझाते हुए निकलेंगे, कहानी के रूप में अपने शब्दों में समझाएंगे, ताकि आपका एक अच्छा पकड़ हो पाए। आप पीटी, मेंस या किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में अगर आप बैठते हैं, वहाँ अच्छे से बना के आप लिख पाएँ। आइए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आर्थिक कारण। हम लोग पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या होता है आप लोग जान चुके हैं। राष्ट्र के हित में प्रेम होना राष्ट्रवाद कहलाता है। अब राष्ट्रवाद के उदय में बहुत सारे कारण हैं, उसमें सबसे पहला कारण है आर्थिक कारण। आप जानते हैं किसी भी देश या किसी भी राज्य या किसी भी क्षेत्र को यदि हमको आगे ले जाना है और अगर वो आगे नहीं जा पा रहा है किसी कारणवश, इसका मतलब सबसे पहला कारण है उसका आर्थिक। अगर कोई देश किसी देश पर कब्जा करता है तो सबसे पहले उसका जो कमर तोड़ता है आर्थिक के दृष्टिकोण से, मतलब उसके आर्थिक का तात्पर्य हुआ आजीविका। आजीविका का मतलब हुआ उसका जीवन जीने का जो एक तरह से जरिया है, उस पर हम प्रहार कर देते हैं ताकि वो एक तरह से चूर हो जाए और विवश हो जाए और हतोत्साहित होकर अपना सरेंडर कर दे। तो वही है आजीविका, जिसको हम लोग आर्थिक कहते हैं। तो भारत में क्या हो रहा था आप जानते हैं, अंग्रेजों के द्वारा काफ़ी प्रताड़ना दी जा रही थी। उसमें सबसे पहला कारण है आर्थिक। आर्थिक इतना कमज़ोर हो चुका था भारतीयों का, जिसके कारण अंग्रेजों ने इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया और बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। तो आर्थिक कारण में आखिर अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को क्या क्या प्रताड़ना दिया गया, ताकि भारत को एक राष्ट्रवाद का एक झलक जगा कि हम लोग भी आज़ाद स्वतंत्र रहेंगे, अपना देश है उसमें आनंद से रहेंगे, ना कि ये गुलामी के जंजीर में बंद कर रहेंगे। तो भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय होता है उसमें पहला कारण है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण क्या क्या किया उसको समझते हैं। कहाँ कहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों ने चोट किया ताकि भारत में एक भावना जगा कि इस अंग्रेज को हमको मार के भगाना ही होगा। तो देखते हैं पहले अंग्रेजों ने क्या क्या व्यवस्था किया। सबसे पहले लगान। लगान का मतलब हुआ भू राजस्व। भू मतलब जमीन है, राजस्व मतलब टैक्स। जब आपके किसी जमीन पर ही आप ही से टैक्स लिया जाए उसको कहते हैं लगान, भू राजस्व। क्योंकि ये जमीन जो था भारतीयों का था और भारतीयों पर कब्जा कौन किया था, अंग्रेज का राजा। अंग्रेज के राजा के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, तरह तरह का लगान, तरह तरह का टैक्स समय समय पर रखा गया, जिससे क्या हुआ भारतीयों में काफ़ी असंतोष का भावना जगा और भारतीय लोग इनका काफ़ी विरोध किया। क्योंकि हमारे देश में अगर हमको ही ठीक से उपज और ठीक से फसल अगर हमको प्राप्त नहीं होगा तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। इसके विरुद्ध में भारतीयों ने आवाज़ उठाया। तो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले लगान का मतलब होता है टैक्स, अभी आपको बता दिए। एक आता है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त क्या था, इसको इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था, अंग्रेज का वायसराय। याद रखिएगा, वायसराय पहले आपको पढ़ा चुके हैं वायसराय क्या होता है। तो कॉर्नवालिस उस समय अंग्रेज के वायसराय थे। तो कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था, आप जैसे लॉर्ड रिपन, वॉरेन हेस्टिंग्टन, उसी तरह कॉर्नवालिस भी अंग्रेज का वायसराय 1786 से लेकर 1793 ईस्वी के बीच जो है कॉर्नवालिस का कार्यकाल रहा। तो अस्थाई बंदोबस्त होता क्या, इसको समझते हैं। तो कॉर्नवालिस ने एक नीति अपनाया। नीति क्या किया उन्होंने, सबसे पहले से जमींदारी प्रथा आप लोग जानते होंगे कि सारा कार्यभार जो जमींदारों के हाथ में दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो जमींदार को एक टास्क दे दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं एक होता है किसान और किसान से हुआ गांव, और गांव में ही एक बहुत सारे किसानों का जो एक मालिक होता था उसको कहते थे जमींदार। मतलब बहुत सारे घरों का एक तरह से मालिक, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ का जो मालिक होता था उसको जमींदार कहते थे। तो सारा खेल जो होता था पहले, जो किसान लगान किसके द्वारा अंग्रेजों को देगा, ये सब जिम्मेवारी था जमींदारों को। जमींदार को ये दायित्व दिया गया था कि आप किसानों से लगान लेकर आप हमको देंगे। तो अस्थाई बंदोबस्त में क्या हुआ कि कॉर्नवालिस जो है जमींदार को एक टास्क दिया, जमींदार को एक होमवर्क दिया
क्या कि 11 में से 10 भाग जो है, अगर कोई कहीं उपज होता है उसका 11 में से 10 भाग लगान हम लेंगे, एक भाग आप रखेंगे। उस एक भाग से आपको जो करना है आप किसानों के लिए करें, गांव के लिए करें। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टास्क दिया गया था, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो लगान लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, कॉर्नवालिस वायसराय के द्वारा, इससे भारतीयों को काफ़ी पीड़ित हुआ। और ये कहाँ कहाँ पे लगा था भारत में? भारत का अगर मैप देखेंगे तो ये बंगाल, उड़ीसा, बिहार, मतलब एक तरह से उत्तर पूर्वी नहीं बोलेंगे, पूर्वी भारत, थोड़ा सा उड़ीसा इधर, तो पूर्वी भारत में ये जो है लगान लगा दिया गया था। और कॉर्नवालिस ने ये कड़ा कानून लगा दिया था। जैसे आप कॉर्नवालिस एक नियम भी लगा दिया था कि यदि कोई जमींदार, सुबह हम जैसे कॉर्नवालिस मिलने गया, किसी जमींदार से मिलने गया और उससे बात किया कि शाम तक, सूर्यास्त तक आपको जो है हमको 10 में 11 भाग देना पड़ेगा। तो इस तरह का जो कड़ा कानून था, इसलिए इस कानून का अस्थायी बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। कोई पूछेगा सूर्यास्त कानून क्या है, तो यही अस्थायी बंदोबस्त है। सूर्य अस्त तक, सूर्य जब तक ढल जाए उस समय तक आप जो है हमको 11 में से 10 भाग जो है आप हमको लगा दें। तो इस प्रकार के कानून को सूर्यास्त कानून भी कहा गया। और इसका एक नाम और भी है, इस्तमरारी प्रथा। याद रखेंगे, इस्तमरारी प्रथा किसका नाम है? अस्थायी बंदोबस्त का। तो कोई पूछेगा इस्तमरारी प्रथा क्या है, वही अस्थायी बंदोबस्त है। अस्थायी बंदोबस्त क्या है? सूर्यास्त कानून है। और अस्थायी बंदोबस्त है क्या? जमींदारों को एक टास्क दिया गया कि 11 में 10 भाग जो है आप हमको लगान दें, एक भाग आप रखें। बस यही है अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। ये कब हुआ था? याद रखेंगे 1793 में, मतलब 1786 से लेकर 1793 के बीच कॉर्नवालिस का कार्यकाल था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस जो है लाता है। कहाँ पर? भारत में। काफ़ी भारतीयों ने इसका विरोध किया। उसके बाद एक नया व्यवस्था आता है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। याद रखेंगे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब ये क्या है इसको समझते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को कौन लाया? कर्नल रीड एवं मुनरो। याद रखेंगे नाम, कर्नल रीड एवं मुनरो। ये वायसराय जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त लाया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था? एक तरफ कॉर्नवालिस जो है जमींदारों को होमवर्क दिया, जमींदारों को टास्क दिया कि आप 11 में 10 भाग दें। और रैयतवाड़ी बंदोबस्त में क्या हो गया? अब हम जमींदार से नहीं लेंगे, अब हम सीधे किसान से मतलब रखेंगे, सीधे किसान पे हमला किया जाएगा। तो किसानों को ये टास्क दे दिया गया। याद रखेंगे, किसानों को, रैयतवाड़ी मतलब किसान, तो किसानों को ये टास्क दे दिया गया कि अब जो है हम किसी जमींदार से नहीं लेंगे, हम सीधे किसान से लेंगे। और किसान से कितना लगान लेंगे? 1/2, 50%। यहाँ से थोड़ा सा राहत, 1/2 मतलब आधा भाग। यदि 100% है तो 50% भाग जो है हम लेंगे, 50% जो भाग है हम लेंगे। थोड़ा सा एक रिकॉल इधर थोड़ा कर दें हम आपको। ये जो हम यहाँ 19% लिखे हैं, इसका मतलब हुआ अस्थायी बंदोबस्त जो है भारत में 19% क्षेत्र पर, मतलब एक तरह से लागू हुआ। भारत के क्षेत्रफल का 19% हिस्सा पर यह अस्थायी बंदोबस्त लगा था। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है कि यहाँ पर सीधा जो टास्क दिया गया किसानों को, किसान से हम लगान लेंगे, हम किसी जमींदार को नहीं पहचानते हैं, सीधा किसान पे उतर गया। और इसको लगाया कौन था? कर्नल रीड और एवं मुनरो। रीड ने कब लगाया इसको? याद रखेंगे 1820 में। और मुनरो कब लगाया? कर्नल रीड जो है इसको 1792 में लगाया और मुनरो जो है 1820 में लगाया। याद रखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त जो कॉर्नवालिस लगाया था 1793 में, और जो आपका कर्नल रीड है ये 1792, एक साल पहले। और मुनरो कब लगाया? 1820 में। याद रखेंगे, रीड जो है 1792 में और कॉर्नवालिस 1793 में और मुनरो 1820 में। ये था जाके रैयतवाड़ी बंदोबस्त। और ये कहाँ पर लगा था? मद्रास, असम और बम्बई, ये क्षेत्र याद रखेंगे। मद्रास, असम और बम्बई के क्षेत्र में ये जो व्यवस्था था, बंदोबस्त था, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, वहाँ पर अंग्रेजों द्वारा लगाया गया। और 51% हिस्से पर यह बंदोबस्त व्यवस्था लगाया, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था। इससे भारतीयों को काफ़ी असंतोष का सामना करना पड़ा और भारतीयों ने इसका विरोध किया। उसके बाद जैसे इसके बाद वायसराय का कार्यकाल खत्म होता है तो अगला वायसराय जो आता है फिर वो नया व्यवस्था लेके आता है। अब नया व्यवस्था क्या था? अगला है, तीसरा लिखा है महालबाड़ी व्यवस्था। अब ये महालबाड़ी व्यवस्था का मतलब हुआ, महाल मतलब होता है गांव, महालबाड़ी व्यवस्था हुआ एक तरह से गांव वाली व्यवस्था। इसका जो नेतृत्व किया था हाल्ट मैकेंजी और एवं बर्ड,
याद रखेंगे। हाल्ट, मैकेंजी एवं बर्ड वायसराय थे, इन्होंने इस व्यवस्था को लाया। क्या व्यवस्था था? महालवाड़ी व्यवस्था। और ये कब लाया गया था? 1819 में, याद रखेंगे। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस, 1792 में कर्नल रीड के द्वारा आपका लाया गया रैयतवाड़ी, और उसके बाद 1820 में मुनरो के द्वारा। अब आता है 1819, तो 1793 एक कम 1792 एक, फिर उसके बाद 1820, उसके बाद एक कम 1819। तो 1819 में महालवाड़ी बंदोबस्त के तहत ये बनाया गया नियम वायसराय के द्वारा, मैकेंजी और बर्ड के द्वारा, कि अब जो है जमींदार से हमको कोई मतलब नहीं है, ना हमको किसान से मतलब है, अब सीधे टास्क हम लेंगे गांव से। तो ये एक बड़ा मतलब झटका लगा भारतीयों को कि महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो हुआ, पूरे गांव से हम लगवान लेंगे, पूरे गांव। जैसे मान लीजिए कोई गांव है, जैसे हमारा ही गांव है, खड़रा गांव, बाराहाट, ये सब एरिया से हम पूरे गांव से अब टास्क लेंगे, ताकि हमको अब ना किसान से झमेला है, ना हमको ज़मींदारों से कोई मतलब है। सीधे गाँव में जाएंगे, गाँव के जो हेड होंगे उससे हम पूरा गाँव के जितने भी नागरिक होंगे उनसे डायरेक्ट हम उपज लेके लगान लेके हम अपना भरपाई करेंगे। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था था उसको कहते थे महालवाड़ी बंदोबस्त। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसमें क्या था, इसका टास्क थोड़ा ज़्यादा था, 2/3 भाग कर दिया गया था। मतलब 2/3 भाग बोले तो 66%, जो काफ़ी ज़्यादा था। तो बाद में इसको कम करके 50% कर दिया, 1/2 भाग, याद रखेंगे। अब महालवाड़ी बंदोबस्त के तहत 66% था लगान, 2/3 भाग, उसके बाद होता है 1/2 भाग। आई होप आप ये तीनों लगान वाले सिस्टम जो आर्थिक कारण में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, भारत को राष्ट्रवाद के उदय होने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, इससे पीड़ित होकर भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्योंकि आर्थिक में क्या हुआ था, समय समय पर अंग्रेजों ने कपास, नील की खेती, तरह तरह का जो खेती करने के लिए मतलब बेबस कर दिया भारतीयों को। वो भी एक तरह से कई राष्ट्रवाद को बढ़ाने में एक अग्रिम भूमिका निभाया। कौन? नील की खेती सब। तो ये सब आगे के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग लगान को पोस्टमार्टम कर दिए, अस्थाई बंदोबस्त समझ में आ गया, रैयतवाड़ी समझ में आ गया और महालवाड़ी समझ में आ गया। ये लगान संबंधी बात खत्म हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा आपको लेके चलते हैं वस्त्र के माध्यम से। आप जानते हैं भारत जो है आप जानते हैं अंग्रेज जो है कभी भी भारत में उद्योगों के पक्ष में नहीं था। औद्योगिकरण कभी नहीं चाहता था अंग्रेज की भारत में हो। क्यों? क्योंकि इससे अंग्रेजों को काफ़ी दिक्कत होता था। थोड़ा बात समझेंगे आप लोग कि अंग्रेजों को ये कभी नहीं लगता था कि भारत में उद्योग की स्थापना हो, क्योंकि अंग्रेज जो है यहाँ पर अंग्रेज क्या हो रहा था, इसको थोड़ा हम समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये है आपका भारत और ये है आपका इंग्लैंड, ब्रिटिश। अब क्या होता था एक समय कि भारत से कोई भी आदमी भारत लोग, इंडियन लोग चाहता था कि हमारे यहाँ पर आदमी लोग आके व्यापार करें, और यहाँ से अगर कोई सामान जाए ब्रिटिश तो हमको जो है टैक्स मिले, आयात कर हमको मिले, या फिर ब्रिटिश से कोई सामान अगर यहाँ आता है तो हमको उसके बदले कुछ पैसा मिले, कुछ आयात कर मिले। लेकिन इसके उपलक्ष्य में क्या हुआ, 1882 में वस्त्र पर से आयात कर हटा दिया गया। मतलब ब्रिटिश से यदि कोई वस्त्र आता था भारत पर तो एक तरह से आयात चाहिए भारत को, ये कर हटा दिया गया। ये भी राष्ट्रवाद में एक कारण बना। क्यों हटाया आप? और उनका कहना था कि ब्रिटिश में जो भी वस्त्र बनेगा, मतलब मशीन के द्वारा जो भी ब्रिटिश में वस्त्र बनेगा, वो वस्त्र ही आप यूज कर सकते हैं, और आपके यहाँ पर जो मशीन से वस्त्र बनता है वो ब्रिटिश में नहीं जाएगा। या फिर आप जो भी हथकरघा उद्योग के द्वारा भारत से सप्लाई ब्रिटिश में करते हैं, वो वस्त्र अब वहाँ पे नहीं सप्लाई होगा, बल्कि ब्रिटिश से मशीनीकरण द्वारा वस्त्र आप लोग पहनेंगे, और यहाँ जब आएगा इसका कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था था, भारतीयों को काफ़ी दिक्कत हुआ इससे, और भारतीय लोग प्रताड़ित हुआ इस व्यवस्था को। और इस व्यवस्था को दूर करने के लिए समय समय पर भारतीयों ने आंदोलन भी किया और विद्रोह भी किया। आई होप आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब था कि भारत में जो भी वस्त्र बनेगा और इसका सीधा निर्यात यदि ब्रिटिश में होता है तो भारतीयों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ब्रिटिश में अगर कोई वस्त्र बनता है और इसका भारत लोग यूज करे, इसका मतलब उपयोग करे, ये उद्देश्य था किसका? ब्रिटिश लोग का, कि ब्रिटिश कपड़ा जो है भारतीय लोग पहने, ताकि ब्रिटिश को फ़ायदा हो जाए, ताकि ब्रिटिश का जो एक तरह से पूंजीवादी जो सोच था वो बढ़ते जाए और उसका एक तरह से मुनाफा होते जाए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य था वो भी धीरे धीरे सफल होते रह गया। अब आगे देखते हैं, इस प्रकार जो सूती वस्त्र का जो आयात कर हटा दिया गया 1882 में, ये भी एक राष्ट्रवाद का कारण बना उदय में।
अब हम समझते हैं थोड़ा सा, आपको लेके चलते हैं 1857 की क्रांति। अब इसको समझते हैं, जो कि काफ़ी, और एक टॉपिक है अंग्रेजी शिक्षा। अब थोड़ा इसको समझते हैं। आप जानते हैं अंग्रेजी शिक्षा भारत में कौन लाया? लॉर्ड मैकाले। याद रखेंगे, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिक्षा को लाया गया और राजा राम मोहन राय भी इनका समर्थन किया। अंग्रेजी शिक्षा जब से भारत में आया, भारतीयों को फायदा हुआ। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि तरह तरह का जो और भी देश में जो राष्ट्रवाद जग रहा था, यूरोप में राष्ट्रवाद, इटली का एकीकरण, मेजनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, ये सब जो देखने को मिल रहा था, तो ये सब एक तरह से समाचार पत्र के माध्यम से, और जो कि अंग्रेजी में समाचार पत्र आता था, तो अंग्रेजी शिक्षा जब भारत में आया तो इससे भारतीयों को फायदा हुआ, ताकि विदेशों का जो नीति है वो भारत को समझ में आने लगा कि और सब देश कैसे संघर्ष करता है, और सब देश में जो नवीन कानून था इसके विषय में भी भारत जानने लगा धीरे धीरे कि नवीन कानून, कोई भी कानून बनता कैसे है, कानून का उल्लंघन कैसे होता है, और सब देशवासी जो है राष्ट्रवाद के लिए क्या क्या संघर्ष करता है, तो उसके उनके विचारों को पढ़ेंगे हम। जैसे लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू, रूसो के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए भारतीय, और एक तरह से अमेरिका 1774 में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में कैसे अमेरिका ने बोस्टन टी पार्टी जब घटना को अंजाम दिया, और यूरोपीय पुनर्जागरण कैसे हुआ, ये सब घटना को भारतीयों ने अंग्रेजी समाचार पत्र माध्यम से जाना। इसलिए अंग्रेजी शिक्षा जो है भारत में राष्ट्रवाद को एक तरह से बल दिया और प्रोत्साहन मिला कि कैसे हम लोग जब विदेशी आक्रांता से कोई दूसरा देश जीत सकता है, तो ये लंदन इंग्लैंड से आया ब्रिटिश से हम भी इसको भगा के रहेंगे। तो ये अंग्रेजी शिक्षा को लाने वाला कौन था? लॉर्ड मैकाले। याद रखेंगे कौन? लॉर्ड मैकाले और राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, इन्होंने भी इस शिक्षा को समर्थन दिया। चलिए अब हम देखते हैं सबसे खतरनाक टॉपिक आज का क्लास का, 1857 की क्रांति। आप जानते हैं 1857 की क्रांति, भारत देश में, पूरे देश में ये क्रांति फैलने लगा था। क्यों हुआ? इस क्रांति का आखिर कारण क्या था? इस क्रांति में क्या क्या भूमिका रहा? इस क्रांति में कितने देशवासियों ने कैसे कैसे योगदान दिया? किन किन क्षेत्रों से ये आंदोलन हुआ, ये क्रांति हुआ, उन सबको हम लोग पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति, आप जानते हैं ये 1857 की क्रांति जब हुआ था, उस समय अंग्रेज का जो वायसराय था, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे आप लोग, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लगा लेंगे आप लोग, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 की क्रांति के समय, इन्होंने, लॉर्ड कैनिंग का तो उसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन क्रांति में मंगल पांडे जैसे देशवासियों का काफ़ी योगदान है। आखिर ये क्रांति होता कैसे, उन पर नज़र डालते हैं हम लोग। सबसे पहले कारण है राजनीतिक कारण। देखिए, कोई भी क्रांति जब होता है उसके पीछे बहुत सारा कारण होता है, एक दो कारण से क्रांति नहीं होता है। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो आप पढ़े होंगे, बहुत ही बड़ा संग्राम हुआ, इसमें बहुत सारे कारण था, तब जाके एक पूरे देश में ऐसा क्रांति होता है। और फिर अंग्रेज़ों को कुछ साल के बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जब नारा लगता है, उनके बाद अंग्रेज को भागना पड़ता है। तो 1857 की क्रांति जो है काफ़ी एक तरह से सफल रहा। इसके एवज में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग बात भी रखा है, उन पे भी हम लोग नज़र रखेंगे। सबसे पहले समझते हैं राजनीतिक कारण। आखिर अंग्रेज़ों ने क्या किया जो इस क्रांति को मोड़ दिया गया? ये क्रांति किसके पक्ष में था? भारतीयों के पक्ष में, क्योंकि अंग्रेज़ों ने काफ़ी प्रताड़ना भारतीयों को दे रखा था। तो राजनीतिक कारण में अंग्रेजों के द्वारा एक नीति बनाया गया, हड़प नीति। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। याद रखेंगे, हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड मतलब होता है एक तरह से, वो लोग अंग्रेजों को एक तरह से भगवान का दर्जा वो लोग देता था, लॉर्ड भी बोलते थे, सब लोग भी बोलते थे माय लॉर्ड जज सबको। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को अपनाया। हड़प नीति क्या था? बहुत सारे भारतीय प्रांत को धीरे धीरे अपने कब्जे में करना। इस प्रकार से अवध को, सतारा को, हैदराबाद को, इस प्रकार जो छोटे छोटे राज्य थे उसको अपनी ओर धीरे धीरे समाहित करना, अपना एक तरह से साम्राज्य विकसित करना। तो यही है हड़प नीति। तो हड़प नीति कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और इस हड़प नीति एक कारण बन गया, राजनीतिक कारण, ताकि ये क्रांति को एक मोड़ दिया गया। तो हड़प नीति भी एक कारण था 1857 की क्रांति का। दूसरा कारण था आर्थिक कारण।
आप जानते हैं आर्थिक कारण तो मुख्य रहता ही है कर वृद्धि। आप जानते हैं यहाँ टैक्स लगा रहा था 1/2 भाग, कभी जमींदारों से तो कभी किसानों से तो कभी पूरा गांव से। तो इस प्रकार जो कर वृद्धि, कर मतलब होता है टैक्स, प्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर, आप पढ़े होंगे। तो कर जो होता है एक तरह से उसमें कर में वृद्धि करने लगा, टैक्स ज़्यादा लेने लगा, ये कारण बन गया आर्थिक कारण। 1857 की क्रांति में आर्थिक कारणों में भूमिका निभाया। उसके बाद आता है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में क्या हुआ, आप जानते हैं कि उसी समय विधवा पुनर्विवाह, जो अब जो भारतीय लोग कभी नहीं चाहता था किसी भी विधवा का कि पुनर्विवाह हो। कोई बाल विवाह जो हो रहा था भारतीय लोग का, भारतीयों के द्वारा जो बाल विवाह हो रहा था, शारदा एक्ट के तहत इसको भी बाद में लाया गया था। तो बाल विवाह जो प्रथा था एक तरह से ये भारतीयों द्वारा लाया गया था, क्योंकि बचपन में अगर हम शादी विवाह करा देंगे, आने वाले समय में जो बच्चा लोग का है एक शादी विवाह सही समय पर एक योग्य पति उनको मिल पाए, योग्य पत्नी मिल पाए। तो इस प्रकार का जो व्यवस्था था पहले उसको कहते थे बाल विवाह। बचपन में ही शादी विवाह जो है फिक्स कर दिया जाता था। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था था भारतीयों का, इनसे अंग्रेज को असंतोष हुआ और अंग्रेज ने इसको खत्म करना चाहा। तो बाल विवाह अंग्रेजों के द्वारा खत्म किया गया। विधवा जो पुनर्विवाह जो नहीं होता था उसको स्टार्ट कर दिया गया कि अब विधवा लोग जो भी शादी कर सकता है। तो इस प्रकार का जो धार्मिक हस्तक्षेप होने लगा अंग्रेजों के द्वारा, भारतीयों के धर्म में हस्तक्षेप धीरे धीरे होने लगा और भारत के जो धर्म जो आकार ले रहा था इस सब क्षेत्र में उसको धीरे धीरे वो दबाने लगा और कुछ को विस्तृत करने लगा। तो ये भी एक धार्मिक कारण है 1857 की क्रांति में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। रूढ़िवादी क्या है, भारतीयों का जो रूढ़िवादी सोच था, रूढ़िवादी तात्पर्य हुआ स्टेरियोटाइप्स। रूढ़िवादी मतलब हुआ जो भी पुरानी परंपरा है उनको मानना, इस परंपरा को मानने वाले को कहा जाता था रूढ़िवादी। और भारतीय लोग माने रखते थे, उनको अच्छा लगता था मानने में कि हम जो है विधवा पुनर्विवाह नहीं करेंगे, लेकिन वो करवाने लगे। तो लॉर्ड कैनिंग जैसे वायसराय विधवा पुनर्विवाह को मतलब एक तरह से मंजूरी दिए। तो रूढ़िवादी व्यवस्था, धार्मिक कारण, ये सब जो है 1857 की क्रांति में एक मुख्य कारण है। उसके बाद 1813 में ईसाई मिशनरियों द्वारा भी आगमन। जब 1813 में ईसाई मिशनरी भारत आ गया तो भारत के धार्मिक मंच पर काफ़ी हस्तक्षेप होने लगा, जो भारतीयों को काफ़ी पीड़ित होने लगा। ये भी एक कारण बन गया 1857 का धार्मिक कारण में। उसके बाद देखते हैं सैनिक कारण। सैनिक कारण क्या हुआ, पहले से मंजूर, जैसे आप जानते हैं भारत में जब शासन करने आया था इंग्लैंड, तो इंग्लैंड जब भारत में शासन करने आया तो वो राजा तो अपना बना लिया। उसके बाद उनका कहना था कि कुछ भारतीयों को भी हम रखें, क्योंकि अधिकांश संख्या तो भारतीय ही था। जैसे अगर कहीं 6 आदमी है तो उसमें हम क्या करेंगे, 5 भारतीयों को रखेंगे, 1 अंग्रेज को रखेंगे। और अंग्रेज का नीति था 5 भारतीयों को अलग अलग कास्ट टाइप में रखता था, जैसे कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है तो कोई सिख है कोई मराठा है, तो इस टाइप का रखता था ताकि वो एक यूनिटी नहीं बना पाए और हम इन पर शासन करते रहें। तो 5 और 1:5:1 का रेशियो रखा था ये अंग्रेज के द्वारा सैनिक व्यवस्था था कि 5 भारतीय पर 1 अंग्रेज को डिप्यूट कर दिया था। और तरह तरह का एक विवाद फैला के, तरह तरह का एक तरह से धार्मिक कुछ क्रियाकलाप करके सैनिकों में मतभेद करना और अपना वर्चस्व कायम रखना, ये भी एक सैनिक कारण हो गया, जिस कारण से भारतीयों को विरोध करना पड़ा। 1854 में अंग्रेजों द्वारा डाक विभाग नियम लाया गया। ये डाक विभाग नियम क्या था, जैसे भारतीय जो भी सैनिक थे वो समय समय पर पत्र लिखते थे अपने घर वालों पे, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, ताकि अगर पत्र लिखेगा तो अपना ये सब दुख सुख बताने लगेगा अपने घर वालों को, ताकि देश में एक तरह से और रोष प्रकट हो जाएगा। तो इस रोष को दबाने के लिए 1854 में डाक विभाग नियम लाया गया, ताकि पूरी तरह से पत्र पर एक तरह से रोक लगा दिया गया। ये था एक सैनिक कारण। उसके बाद हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण कारण तत्कालिक कारण, जो उस समय का सबसे मेन कारण था, उनको समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तत्कालिक कारण में क्या था, आप जानते हैं कि अंग्रेज और भारत का जो सैनिक था उस समय जो युद्ध कर रहा था उसमें एक बंदूक हुआ करता था, उस बंदूक का नाम था ब्राउन बैस। याद रखेंगे, पुराने बंदूक का क्या नाम था, ब्राउन बैस। ब्राउन बैस के जगह उन्होंने ब्राउन बैस को हटा दिया और उनके जगह पर एनफील्ड राइफल एक बंदूक लाया। एनफील्ड राइफल, याद रखेंगे, एनफील्ड राइफल एक बंदूक लाया। इस बंदूक के चलते तत्कालिक कारण हुआ। क्या हुआ था कारण, उसको समझते हैं। एनफील्ड राइफल में जो भी कारतूस लगता था, उस कारतूस पर क्या किया ये अंग्रेजों ने, ताकि एक तरह से हिंदू मुस्लिम वाला भावना फैलाकर हम शासन करें, लेकिन बाद में इनको ही दिक्कत हुआ। तो इन्होंने क्या किया, गाय और सुअर की चर्बी को इस कारतूस बनाकर इस बंदूक में भरने लगा। और किसी भारतीय को और किसी भी भारतीय को बोलता था कि मुंह से इसको खोलो और जाके इसको फिर
उपयोग में लाओ। तो ये काफ़ी भारतीयों को दिक्कत हुआ, ये ऐसा कांड करने से, ऐसा कर्म करने से। भारतीयों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन ये नहीं माना। आगे जाके इसका क्या होता है उसको समझते हैं। आप जानते हैं ये एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरकर, जो सुअर और गाय का चर्बी भरकर दे दिया गया था, और भारतीयों को बोलता था इसको मुंह से खोल के आप यूज कर सकते हैं। तो याद रखेंगे, हमारे देश के एक शेर मंगल पांडे ने इनका विरोध किया। इस राइफल को मुंह से छीनने के लिए मंगल पांडे कौन था उसको भी समझते हैं। मंगल पांडे 34वां BNI, एक तरह से बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक थे। याद रखेंगे, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI के सैनिक थे। इन्होंने इस कर्म को करने के लिए, जो काम करने के लिए मतलब बहिष्कार किया कि ऐसा करतूस हम ऐसा काम हम नहीं करेंगे कि सुअर और गाय वाला चर्बी को मुंह से नहीं छुएंगे। लेकिन अंग्रेजों का मनसा था ताकि ये लोग विरोध करें और हम हिंदू मुस्लिम करके इसको लड़ा दें। तो 34वां याद रखेंगे, मंगल पांडे 34वां BNI का एक सैनिक था, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मतलब होता पैदल सैनिक। तो उसका ये सदस्य थे, मेंबर थे। तो इन्होंने इनका विरोध किया। अब उसके बाद क्या हुआ, ये मंगल पांडे को रहा नहीं गया और इन्होंने दो जो इस कानून को लाया था उनका मर्डर कर दिया, उनको मार दिए। उनका नाम याद रखेंगे आप, उनका नाम था, एक था लेफ्टिनेंट बाग, याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट बाग को इन्होंने मारा, और दूसरा नाम था मेजर हुसैन। ये 2 सैनिकों को मंगल पांडे ने मार दिया। इसके बाद क्या हुआ, मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी दिया। फांसी कब दिया? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी मिलता है। याद रखेंगे, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी मिलता है। किसके कारण? कि ये 2 सैनिक को जो मारे, किनको मारे? लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन को। क्यों मारे? आप कहानी समझ गए पूरा। तो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हुसैन को जो ये मारे, इसके चलते 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को क्या मिलता है? फांसी मिलता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आप ये 1857 की क्रांति को एक चिंगारी मिल गया, आग मिल गया, क्योंकि मंगल पांडे को फांसी लग चुका था। और सबसे पहले याद रखेंगे डेट 10 मई, ये अच्छा क्वेश्चन है, 10 मई 1857 मेरठ से ये आंदोलन, ये जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम क्रांति है, ये स्टार्ट होता है। कब स्टार्ट होता है? 10 मई 1857। ये डेट याद रखेंगे, 10 मई 1857। कहाँ से स्टार्ट होता है? उत्तर प्रदेश के मेरठ से। 20 NI, मतलब NI का मतलब वो आपका नेटिव इन्फेंट्री, 20 NI मतलब 20 NI मतलब नेटिव इन्फेंट्री हो गया कि शुरुआत हुआ। तो आई होप आप ये पूरा जो पैकेज था हमारा समझाने का, वो आप समझ गए होंगे। एक तरह से 1-2 बार हम रिकॉल भी थोड़ा सा एक इन नटशेल आपको करते हैं। ये हम लोग पढ़े आर्थिक कारण, राष्ट्रवाद के उदय में जो आर्थिक कारण है उनको भूमिका समझे, आर्थिक कारण में लगान क्या होता है उसको समझे, और उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त क्या था उसको समझे, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है उसको समझे, अंग्रेजी शिक्षा क्या है उनको समझे, महालवाड़ी बंदोबस्त क्या है इनको समझे, और 1857 की जो क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो इम्पोर्टेंट समझे। एक पॉइंट थोड़ा समझे छूट गया, याद रखेंगे, 1857 की क्रांति जब चल रहा था उस समय वायसराय का नाम था लॉर्ड कैनिंग, लेकिन उस समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इंग्लैंड में उनका नाम था पाल्मस्टैन। याद रखेंगे नाम पाल्मस्टैन, ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। 1-2 बार इनको 2-4 बार देखें, आपको समझ में आएगा। फिर 1857 की क्रांति का एक पार्ट है, सेकंड पार्ट हम फिर लेंगे ताकि आप लोग का एक पढ़ाई पे मजबूत पकड़ बन पाए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसे कॉन्सेप्ट है ताकि बच्चा इसको रटता है कि कांड कब हुआ था, ये बंदोबस्त कब हुआ था। आई होप अब इसको आप 2-4 बार लिख भी सकते हैं अपने मन से और एक अच्छा पकड़ बना सकते हैं कि देखिए 1857 की क्रांति में क्या होता है, लोग पढ़ता है लखनऊ से कौन किया था, कौन इस विद्रोह को दबाया, कैंपबेल कहाँ दबाया, हेड्यूज कहाँ दबाया। तो इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, लेकिन ये भूमिका अगर जानने के बाद इसके बाद इंटरेस्ट आता है। अब इसके बाद क्या होगा, तो हम भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर किया है, एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ा रहे हैं। जो टॉपिक हमको मिल रहा है उस टॉपिक को हम रख रहे हैं ताकि आपका पकड़ अच्छा हो पाए। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे अभी तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, अगर बच्चों का डिमांड रखेंगे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज सब भी लाएंगे, कभी कभी मैथ्स का भी लाते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पढ़ के मन लगा होगा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।